so that you will be fine and enjoying good health. Today I am going to deliver the lecture of class 7th, subject maths, and lecture number 3. Today I am going to start my unit number 6. The topic is direct and inverse variation. And today we will solve exercise number 6. Direct variation, inverse variation. Variation mean changing, change होना, vary करना, change करना. डायरेक्ट वेरिएशन कब होती है, इनवर्स वेरिएशन कब होती है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं. एक क्वांटिटी को मैं नेम दे रही हूँ A और दूसरी क्वांटिटी को मैं नेम दे रही हूँ B. अगर A इंक्रीज होती है और उसके रिजल्ट में B भी इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगी, तो हम इसका मतलब है कि हमारी जो क्वांटिटीज हैं वो डायरेक्ट वेरिएशन में हैं. और अगर A डिक्रीज होती है तो रिजल्टेंटली B भी डिक्रीज हो जाती है. तो इसका क्या मतलब है, फिर भी हमारे क्या होगी, हमारी क्वांटिटीज डायरेक्ट वेरिएशन में होंगी. लेकिन अगर क्या हो, A इंक्रीज हो और उसके रिजल्ट में B डिक्रीज हो जाए, दैट इज इनवर्स वेरिएशन. और अगर A डिक्रीज हो जाए और रिजल्टेंटली B इंक्रीज हो जाए तो भी हमारे पास क्या आ गई है, क्या आ रही है, इनवर्स वेरिएशन. इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट वेरिएशन हमारे पास जो है वो शुगर है, ठीक है, शुगर है और उसकी कॉस्ट है. अगर शुगर जो है वो 2 kg शुगर की आपके पास जो है वो कॉस्ट जो है वो 250 रुपीज है, रुपीज 250 है, तो क्या होगा, जब हम शुगर इंक्रीज करेंगे, जब हम 5 kg शुगर परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. जब शुगर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस भी, उसकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, उस पर कॉस्ट भी ज्यादा आएगी. देखिए इंक्रीज क्या हुई, शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो उससे कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई. तो क्या होगा कि हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन में होगा. लेकिन इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल क्या है, नंबर ऑफ मेन है, नंबर ऑफ मेन है और डेज, ठीक है. अगर एक रूम को आप बिल्ड करना चाह रहे हैं, अगर एक रूम को 5 मेन मिलकर 3 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है. अगर मैं नंबर ऑफ मेन बढ़ा देती हूँ, मैं ये नंबर ऑफ मेन 8 कर देती हूँ, तो जाहिर बात है क्या होगा, यहाँ पर डेज क्या बनेंगे, तो वो ज्यादा आदमी हैं, वो कम दिनों में जो है वो उसी रूम को बिल्ड करेंगे. तो ये क्या होगा हमारे पास, इनवर्स वेरिएशन. कि देखिए मेन तो इंक्रीज हो गए, मेन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, मेन नंबर ऑफ मेन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, और डेज क्या हो गए, डिक्रीज हो गए. तो ये कौन सा प्रोपोर्शन वेरिएशन हमारे पास होगा, इनवर्स वेरिएशन. यहाँ पर हमारे पास शुगर क्या हुई थी, इंक्रीज हो गई थी, और यहाँ पर उसकी कॉस्ट भी साथ में क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी. तो ये क्या हो था, हमारे पास दोनों साइड में इंक्रीज आ रहा था, तो हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है. यहाँ पर एक साइड पे आपके पास इंक्रीज है, रिजल्टेंटली आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा. तो ये आपके पास क्या है, इनवर्स वेरिएशन. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास किस तरह की जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट आपके पास मेथड है यूनिटरी मेथड और दूसरा आपके पास है प्रोपोर्शन मेथड. कि इन दोनों क्वेश्चंस को हम जो है वो दोनों वेरिएशन को हम यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और प्रोपोर्शन मेथड से भी हम सॉल्व करते हैं. यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि हम जो है वो कॉस्ट या जो है वन थिंग, एक चीज की हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. एक चीज की जो हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है या जो कुछ भी हमने फाइंड आउट करना है, हम वन थिंग उसकी पहले हम, यूनिटरी का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है. तो वन थिंग की निकालेंगे और फिर जो हमें रिक्वायर्ड होगी हम उसकी निकालेंगे. लेकिन प्रमोशन मेथड में हमारा जो है वो मेथड जो है वो दूसरा होगा. अब इसमें जो है वो हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं. एक्सरसाइज नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप खुद सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू एंड फॉल्स, ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जस्ट आपने ये करने हैं कि इसमें डायरेक्ट वेरिएशन पाई जाती है या इनवर्स, उनके सामने आप लिख देना है डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन. फर्स्ट आपके पास है द नंबर ऑफ पेंसिल्स बॉट एंड देयर कॉस्ट, ठीक है. नंबर ऑफ पेंसिल्स बॉट एंड देयर कॉस्ट, जाहिर बात है नंबर ऑफ पेंसिल अगर बढ़ जाएंगी तो क्या होगी, उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी. तो देखें इंक्रीज, दोनों साइड पे इंक्रीज हुआ तो ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्ट वेरिएशन होगा.
सेकेंड है द नंबर ऑफ मेन ऑन अ जॉब एंड द डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट। ये आपको मैंने एग्जांपल दी है कि अगर नंबर ऑफ मेन, किसी एक चीज को आप बिल्ड कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ मेन आप इंक्रीज कर देते हो तो डेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, कौन सी वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है। थर्ड है द स्पीड ऑफ अ कार एंड द टाइम टेकन टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। अगर हम कार की स्पीड को बढ़ा देते हैं तो जाहिर बात है हमें डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा, कम। स्पीड इंक्रीज की और टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एक साइड पे इंक्रीज है, दूसरी साइड पे डिक्रीज है, तो ये भी क्या होगा, हमारे पास इनवर्स वेरिएशन होगा। द डिस्टेंस कवर्ड एट अ टाइम टेकन बाय अ कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। अगर स्पीड आपकी कांस्टेंट है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, तो क्या होगा, जो डिस्टेंस कवर और टाइम, उसमें कौन सी वेरिएशन होगी, उनमें डायरेक्ट वेरिएशन होगी। ठीक है, अगर आप जो है वो टाइम, डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, अगर डिस्टेंस कम है तो टाइम भी क्या होगा, कम ही लगेगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या है, फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स इज ₹200, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स। यानी कि 10 लॉटरी टिकट की प्राइस कितनी है, कॉस्ट कितनी है 200, और आपने 25 टिकट्स की जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व कर रही हूं मैं। कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स कितनी है, 200 रुपीज। कॉस्ट कितनी है 10 लॉटरी टिकट्स की। अब मैंने 25 की फाइंड आउट करनी है, तो इससे पहले मैं क्या करूंगी, कॉस्ट ऑफ 1 लॉटरी टिकट, यानी कि एक लॉटरी टिकट की प्राइस कितनी है, 10 की उन्होंने आपको बताई है, मैं आपको एक की पहले हम फाइंड आउट करेंगे। 1 लॉटरी टिकट क्या करनी होगी, मुझे क्या करना होगा, 200 को मुझे 10 पर डिवाइड करना होगा। ₹200 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 20। इसका मतलब है कि 1 लॉटरी टिकट की प्राइस कितनी है 20 रुपीज। अब ये वाला मेथड जो मैंने 1 लॉटरी टिकट की मैंने जो कॉस्ट फाइंड आउट की है, ये मेथड कौन सा यूज कर रही हूँ मैं, यूनिटरी मेथड। ये कौन सा मेथड यूज कर रही हूँ मैं, यूनिटरी मेथड। अब हमें रिक्वायर्ड कितनी क्या है, कॉस्ट ऑफ 25 लॉटरी टिकट्स, इसकी मुझे जो है वो प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो 1 टिकट की प्राइस कितनी है 20, तो 25 की फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या होगा, 20 को 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मेरे पास ये जब 20 को 25 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 500 रुपीज मेरे पास जो है वो इसकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स आपको उन्होंने बताई हुई है 200, 1 की मैंने निकाली, 200 को 10 पर डिवाइड करने से 20। इसका मतलब है एक लॉटरी टिकट की प्राइस कितनी है 20, 25 की निकालने के लिए मुझे क्या होगा, 1 लॉटरी टिकट की जो प्राइस है उसको मैंने 25 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 500 रुपीज मेरे पास जो है वो आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1500। कि 5 मीटर क्लॉथ की जो प्राइस है वो 1500 है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द सेम क्लॉथ कैन बी परचेज्ड फॉर ₹15,000। ठीक है, पहले आपके पास रुपीज कितने थे 1500 और कितना क्लॉथ आपको मिल रहा था 5 मीटर। जब आपके पास आप ज्यादा पैसे होंगे, पहले 1500 थे और 15,000 होंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप ज्यादा जो है वो परचेज कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है। ये अब मैं यूनिटरी मेथड से नहीं कर रही, मैं अब प्रोपोर्शन मेथड से मैं कर रही हूँ। इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है ऑफ क्लॉथ। ठीक है, तो हम जो चीज मैंने फाइंड आउट करनी है पहले मैं उसको लेट रख लूंगी। लेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या है वो x है, उसको मैं क्या दे रही हूँ x का। अब क्या है, अब कॉस्ट है इन रुपीज और उसके बाद जो है वो लेंथ ऑफ क्लॉथ है। इनके बीच में हमारे पास क्या है, रेशियो है। ठीक है, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है, जब आपके पास 1500 रुपीज थे तो उस वक्त कितना मीटर आपके पास कपड़ा था, ये मीटर्स में है। ठीक है, 5 मीटर आपके पास था। जब आपके पास क्या हो जाएगा 15,000 हो जाएंगे तो क्या होगा,
x। लेट हम कितना ले सकेंगे, हम x ले सकेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये वाले हमने जब प्रोपोर्शन में राइट करने हैं तो ये वाली वैल्यू जो आपकी हमेशा जो है वो अप टू डाउन नहीं आएगी, और जब आपके पास जो है वो डायरेक्ट, अब देखेंगे हम इनके दरमियान प्रोपोर्शन क्या है, इनके दरमियान क्या प्रोपोर्शन है, ठीक है, वेरिएशन क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स, सबसे पहले आपने ये देखना है। लेकिन जब आपके पास ज्यादा मनी होगी तो ज्यादा क्लॉथ आप परचेज कर पाएंगे ना, तो कौन सी वेरिएशन होगी आपके पास इसमें, डायरेक्ट वेरिएशन। कौन सी वेरिएशन होगी, डायरेक्ट वेरिएशन। अब ये वाला जो मेथड मैं यूज कर रही हूँ दैट इज प्रोपोर्शन मेथड। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको यूनिटरी मेथड बताया है, अब हमारे पास है प्रोपोर्शन मेथड। अब क्या होगा कि जब हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन होगी तो हमने क्या, ये वाला एरो हमेशा हमारा अप टू डाउन होगा। जब डायरेक्ट वेरिएशन होगी तो हमारे दोनों साइन जो है वो दोनों एरो जो हमारे अप टू डाउन आएंगे, ठीक है, दोनों साइन हमारे अप टू डाउन आएंगे। और जब इनवर्स वेरिएशन होगी तो हमारे ये वाला तो अप टू डाउन ही रहेगा, लेकिन ये डाउन टू अप जाएगा। अब इसको आपने जिस तरह आपने एरो लगाए हैं ना, वैसे ही आपने इसको राइट करना है। 1500 बाय 15,000 दैट इज इक्वल टू 5 बाय x। अप टू डाउन का मतलब ये है कि पहले आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है, बाद में ये वाली वैल्यू। यहाँ पर आपने कहना है 5 बाय x। अब दोनों को आपने सॉल्व कैसे करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1500 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्योंकि मैंने x फाइंड आउट करना है, x यहीं पे रहेगा, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 1500 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको मैंने सॉल्व कैसे करना, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 और 0 भी साथ में 10 मल्टीप्लाई बाय 5। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा, 50। और ये क्या था हमने फाइंड आउट करना था, सो रिक्वायर्ड जो हमारे पास लेंथ ऑफ क्लॉथ है, लेंथ ऑफ क्लॉथ है वो कितना है, दैट इज 50 मीटर्स। देखिए अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि देखिए जब हमारे पास कॉस्ट 1500 थी तो हमारे पास कितना क्लॉथ आया, 5 मीटर क्लॉथ हम परचेज कर सकते थे। जब हमारे पास कॉस्ट 15,000 हो गई तो इसका मतलब है कि हम ज्यादा क्लॉथ परचेज कर सकते हैं, ज्यादा लेंथ परचेज कर सकते हैं क्लॉथ की, तो सारी बात है। अब आप देखिए 15 मीटर इज ग्रेटर देन 5, तो ये हमारे हमने चेक भी किया तो फिर भी हमारा आंसर डायरेक्ट वेरिएशन में ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज गिवन दैट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली विद द मास हैंग फ्रॉम इट। अब किसमें, उन्होंने खुद ही बता दिया कि डायरेक्ट वेरिएशन है, किस में, इंक्रीज इन लेंथ और किसमें, मास। अब एक साइड पे आपने इंक्रीज इन लेंथ लिख देना है और दूसरी साइड पे आपने मास लिख देना है। इफ 50 kg प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी kg वुड प्रोड्यूस एन इंक्रीज ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने आपको बता दिया है कि डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। एक साइड पे जिस तरह मैंने कॉस्ट लिखा है, दूसरी साइड लेंथ ऑफ क्लॉथ लिखा है, तो आप एक साइड पे जो आपने फाइंड आउट करनी है वो चीज आप बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। आप पहले लिख लें इंक्रीज इन लेंथ, इस साइड पे आप इंक्रीज लिख लेते हैं, इधर आप लिख दें मैस लिख दें, ठीक है। इंक्रीज इन लेंथ के नीचे पहले आपका 2.5 सेंटीमीटर आएगा और लेंथ आपके मैस के नीचे आपका 50 kg आ जाएगा, और दूसरी साइड पे आप 7.5 लिखेंगे और दूसरी साइड पे आप x लिख देंगे, ठीक है। उन्होंने आपको खुद ही बता दिया डायरेक्ट वेरिएशन, दोनों साइड पे आप इसी तरह एरो लगाकर, ठीक है, इस तरह आप राइट करोगे, ठीक है। फिर आप उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और यहाँ से आप x फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ ₹200 कि एक फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ ₹2000, कि एक एजेंट है उसे जो है वो 2000 की जब वो चीजें सेल करता है तो उसे कमीशन कितनी मिलती है, 200 रुपीज। हाउ मच कमीशन विल ही गेट फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ ₹30,000। इसमें भी वही है कि आपके एक साइड पे आपने क्या लिखना है, आपने पहले जो चीज फाइंड आउट करनी होगी उसे आप लेट रखोगे। हमने लेट क्या किया है, हाउ मच कमीशन, लेट कमीशन हम रिक्वायर्ड कमीशन लिखेंगे इज इक्वल टू x। अब एक साइड पे आप क्या लिखोगे, सेलिंग गुड्स, और दूसरी साइड पे आप लिखोगे कमीशन। सेलिंग गुड्स के नीचे आपके पहले 2000 आ जाएगा और कमीशन आपकी क्या आ जाएगी 200। इसका भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि आपने अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, कमीशन फाइंड आउट करनी है। लेट द रिक्वायर्ड
कमीशन, उसको मैं नेम दे रही हूँ एक्स का। अब क्या है कि सेलिंग गुड्स कितनी है, वर्थ ऑफ, ये किस चीज में आ रही है, रुपीज में, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कमीशन है, कमीशन उसे कितनी मिलती है, वो भी है रुपीज में, ठीक है। पहले वो सेल उसने की है 2000 की चीजें सेल की हैं और उसे कमीशन मिली है 200। जब वो 30,000 की सेल करेगा तो उसे कमीशन कितनी मिलेगी, वो एक्स, ठीक है। अब इनमें प्रोपोर्शन, अब इसमें वेरिएशन क्या है, पहले हमें ये चेक करनी है, डायरेक्ट वेरिएशन है और इनवर्स। जाहिर बात है जब उसके पास 2000 रुपीज की उसने जब चीजें सेल की थी तो उसके पास कमीशन कितनी थी, 200। जब वो ज्यादा चीजें सेल करेगा, ज्यादा वर्थ की चीजें सेल करेगा 30,000, तो उसकी कमीशन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोनों साइड में चीजें क्या हो रही है, इंक्रीज। तो कौन सी वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन। ये कौन सी वेरिएशन है आपके पास, डायरेक्ट वेरिएशन। इसमें आपके पास क्या है, एरो यहाँ, और इसमें भी आपके पास एरो यहाँ। उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है 2000 बाय 30,000 इज इक्वल टू 200 बाय एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। 2000 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 200 मल्टीप्लाई बाय 30,000। अब क्या होगा, एक्स यहीं पे रहेगा, 2000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा x 100 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 3000। सो रिक्वायर्ड कमीशन जो उसे मिलेगी 30,000 की चीजें सेल करने में जो उसे कमीशन मिलेगी, रिक्वायर्ड कमीशन वो कितनी है, ₹3000। उसे कितने मिलेगी, 3000 कमीशन से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है 150 kg ऑफ शुगर कॉस्ट ₹3000। 150 kg शुगर की प्राइस कितनी है, 3000। हाउ मेनी kgs ऑफ शुगर कैन बी परचेज्ड फॉर 8500, ठीक है। अब ये क्या है कि आपने अब लिखने हैं कि रिक्वायर्ड शुगर, हमें फाइंड आउट करनी है। रिक्वायर्ड शुगर आप लिखोगे, एक साइड पे आप लिखोगे कॉस्ट, एक साइड पे आप लिखोगे शुगर। कॉस्ट 3000 थी तो कितनी शुगर आ रही थी, 150। जब 8500 हो जाएगी तो तब आपके पास क्या होगी, इसका मतलब है इनमें भी डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। जब आपके पास ₹3000 थे तो आपके पास 150 kg आ रही थी। जब रुपीज आपके पास बढ़ जाएंगे तो क्या होगी, आपके पास ज्यादा शुगर आएगी। तो दोनों साइड पे इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें भी आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन, इसको भी आपने इसी मेथड से सॉल्व कर लेना है। इसके बाद है इफ 7 शीट्स ऑफ पेपर वेट 28 grams, कैलकुलेट हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 kg। अब देखें यहाँ पर शीट्स आपके पास 7 शीट्स हैं, उनका वेट कितना है 28 grams। अब उन्होंने क्या कहा है कि 2.5 kg में कितनी शीट्स आएंगी। देखिए पहले उन्होंने आपको क्वांटिटी वेट जो दिया हुआ है वो 28 grams दिया, पहले ग्राम्स में दिया हुआ है, और जो दूसरा वेट आपको बता रहे हैं 2.5 किलोग्राम्स में वो आपको बता रहे हैं। तो क्या करना होगा, आपने पहले इस 2.5 किलोग्राम को भी आपने पहले ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। 2.5 kg को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है। तो 2.5 kg में कितने आएंगे आपके पास, 2500 ग्राम्स आ जाएंगे। तो आपने वहां पर 2.5 kg नहीं राइट करना, आपने 2500 ग्राम्स राइट करना, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने ये फाइंड आउट करना है। इसमें बस यही चेंजिंग थी कि एक आपको क्वांटिटी ग्राम्स में दी हुई है, दूसरी क्वांटिटी आपको किलोग्राम्स में दी हुई है। तो इस ग्राम को भी आप, किलोग्राम को भी आपने ग्राम में कन्वर्ट कर देने हैं, तो 2500 ग्राम, और बाकी जो है वो उसी तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है अ कार ट्रेवल्स 44 किलोमीटर ऑन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार जो है वो अगर उसमें 5 लीटर पेट्रोल है तो वो 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। हाउ फार वुड इट ट्रेवल ऑन 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हम पहले क्या लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हमें फाइंड आउट करने हैं। एक साइड पे हम क्या लिखेंगे पेट्रोल, और एक साइड पे हम लिखेंगे डिस्टेंस। पहले पेट्रोल कितना था 5 लीटर, डिस्टेंस कितना कवर हुआ 44 किलोमीटर। फिर पेट्रोल कितना हो गया 48 लीटर, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा उसको हम x रखेंगे। फिर हम वेरिएशन देखेंगे कि इसमें वेरिएशन क्या है। जाहिर बात है जब आपके पास
जब कार में पेट्रोल ज्यादा होगा तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। इंक्रीज इन पेट्रोल और इंक्रीज इन डिस्टेंस, दोनों साइड में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपके पास कौन से, वो भी यही है आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन है। इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर इन 1 आवर, फाइंड द डिस्टेंस ही कैन ट्रेवल इन 18 सेकेंड्स। एक आदमी जो है वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है इन 1 आवर, ठीक है। अब एक टाइम वो आवर में बता रहे हैं और दूसरा टाइम वो सेकंड्स में बता रहे हैं, ठीक है। तो आपने उस आवर को भी आपने सेकंड में चेंज करना है। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे, देखिए 1 आवर में पहले आप देखें मिनट्स कितने होते हैं। 1 आवर, इसमें 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, ठीक है। और 60 मिनट्स में सेकंड्स कितने होते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 3600। तो क्या करेंगे, आपने दोनों के यूनिट्स को सेम लिखना है, ठीक है। अब इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जो हमने फाइंड आउट करनी होती है चीज उसे हम पहले राइट करेंगे x, ठीक है। अब क्या है, टाइम आपको गिवन है और एक साइड पे आपको डिस्टेंस गिवन है। पहले टाइम आपको दिया हुआ है 1 आवर, ठीक है। दूसरा टाइम आपको दिया हुआ है सेकंड्स में, तो मैंने उस 1 आवर को भी मैंने किसमें चेंज कर दिया, सेकंड्स में, ठीक है। ये सेकंड्स में मैं राइट कर रही हूँ और डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर्स में, ठीक है। सेकंड्स में राइट करने के लिए 3600 सेकंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर। और जब सेकंड्स कम होकर कितने रह जाते हैं, जस्ट 18 रह जाते हैं, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। जब टाइम ज्यादा था तो उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। जब टाइम कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो ये कौन सी वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। ये भी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। इसमें भी आपके एरोज अप टू डाउन ही होंगे दोनों एरोज। तो उसी तरीके से आप इसका प्रोपोर्शन राइट करके इसको आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ 8 men कैन डू अ जॉब इन 12 days, अगर 8 आदमी मिलकर एक काम को 12 दिनों में मुकम्मल करते हैं, हाउ लॉन्ग विल 24 men टेक टू कंप्लीट इट। अब देखें, अब यहाँ पर men है और days है। men कितने हैं, 8 men, और days कितने हैं, 12 days। अब men इंक्रीज हो गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लेट द हाउ लॉन्ग विल, लेट द रिक्वायर्ड डेज, यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड डेज। नंबर ऑफ मेन एंड डेज, ठीक है, नंबर ऑफ मेन। अब देखें जो चीज रिक्वायर्ड है ना, मुझे ना उसे बाद में राइट करें। आपने भी सॉल्व करते हुए इस चीज को देखना है कि आपने जो चीज रिक्वायर्ड है उसे बाद में ही राइट करें, ठीक है। अब आपने क्या है, पहले कितने थे, 8 men थे, नंबर ऑफ मेन, और वो एक जॉब को कंप्लीट करने में कितना डेज ले रहे थे, 12 डेज, ठीक है। अब जब आदमी थे वो मेन बढ़कर 24 हो गए तो क्या होगा, तो क्या होगा, कितने डेज वो लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब मेन 8 हैं, डेज कितने लगेंगे, 12। और जब आदमी ज्यादा होंगे तो वो उसी काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेंगे, कम टाइम लेंगे। आदमी बढ़ गए तो नंबर ऑफ डेज क्या हो गए, कम। अब यहाँ पर क्या आया, इंक्रीज, तो यहाँ पर डेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। तो यहाँ पर कौन सा प्रोपोर्शन बनेगा, कौन सी वेरिएशन बनेगी, यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन बनेगी। यहाँ पर कौन सी वेरिएशन बनेगी, इनवर्स। इसमें इंक्रीज आया है तो हमने ये अपने खुद से ही हमने अंदाजा लगाना है कि किस चीज का क्या ताल्लुक है, ठीक है। डेज जब एक वर्क को कंप्लीट करने में जब आदमी ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, डेज कम लगेंगे। अब ये वाला एरो तो मैंने आपको कहा है कि हमेशा ऊपर से नीचे रहना है। अब इनवर्स वेरिएशन में ये वाला एरो ऑपोजिट होता है, ठीक है। अभी आप राइट कैसे करोगे, 8/24 इज इक्वल टू x/12। अब आपने इनवर्स वेरिएशन है ना, तो यहाँ पर आपके जो आंसर है ना, इसमें नंबर ऑफ डेज 12 से कम आने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, 8 × 12 x × 24, ठीक है। अब यहाँ पर x हमने फाइंड आउट करना है, 24 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की साइड पे आ गया तो डिवाइड होगा। 12 8 are 96/24 इज इक्वल टू x।
96 को आप 24 पर डिवाइड करेंगे, 24 4 96, ठीक है। तो आंसर मेरे पास क्या है 4। अब x, अब डेज कितने हो गए कम, सो द रिक्वायर्ड डेज, मैं आपको पहले भी बताया था, रिक्वायर्ड डेज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैन इंक्रीज हो जाएंगे तो वो कम डेज लेंगे उसी वर्क को कंप्लीट करने में। मैंने आपको कहा था कि हमारा आंसर जो है वो 12 से कम आना चाहिए, एंड 4 इज लेस देन 12। उसके बाद 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 था, 13 है, इफ 6 men can do a piece of work in 20 days, अगर 6 आदमी एक काम को कंप्लीट करने में 20 दिन लगाते हैं, how many extra men should be engaged to do the job in 15 days। अब क्या है कि अब हमने क्या करना है, लेट द रिक्वायर्ड men, और हमें men रिक्वायर्ड है, कितने men हमें चाहिए, 6 men हैं, 20 days है, डेज। अब एक साइड में हमारे डेज आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में हमने रिक्वायर्ड, हमें क्या है, लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेन, ये हमें रिक्वायर्ड है। अब हमारे पास डेज है एक साइड में, और एक साइड में हमारे पास मेन है। पहले डेज कितने थे हमारे पास 20 और मेन कितने थे 6। अब क्या हो गए हैं, डेज कम हो गए, तो कितने आदमी रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। अब डेज वही काम वही है, पहले 20 डेज में वो कंप्लीट करे थे 6 मैन, अब जब डेज कम हो गए तो जाहिर बात है हमें मैन कितने चाहिए, मैन हमें ज्यादा चाहिए होंगे, ठीक है। डेज अब हमारे पास कम हो गए हैं तो हमें मैन ज्यादा चाहिए होंगे, तो इसमें भी हमारे पास कौन सी वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन। इसको भी आपने किसी तरीके से सॉल्व करना है, जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका एरो ये रहेगा और ये आपका एरो इसे चाहिए, इसको भी आपने इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। आपके आंसर में नंबर ऑफ मैन अब ज्यादा आने चाहिए, 6 से ज्यादा आएंगे, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, अ मैन लेफ्ट सेविंग फॉर ऑफ ₹250,000 to his wife, 2 daughters and a son. Find the value of the shares that each received. अब ये क्वेश्चन जरा इनसे चेंज है, इसमें वेरिएशन नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक आदमी जब उसकी डेथ हो गई तो उसने जो है वो 250,000 रुपीज छोड़कर गया, ठीक है। अब वो जो उसके पास जो उसकी सेविंग थी, जो उसके पास पैसे थे, वो अब उन्हें डिवाइड करना है उसकी बीवी में, 2 बेटियों में और 1 बेटे में। तो इस्लामिक शरीयत के लिहाज से क्या है कि बीवी को कितना हिस्सा मिलता है, 1/8। कितना पार्ट मिलता है हमारे पास, 1/8। 1/8 मीन कि जो उसकी टोटल उसने जायदाद छोड़ी है उसमें से 8वां हिस्सा जो है वो बीवी को मिलता है, ठीक है। 2 डॉटर्स हैं और उसकी 1 बेटा है, ठीक है। जो बेटे का हिस्सा होता है वो बेटी से डबल होता है। जो भी पर्सन जो है वो उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, जो उसकी टोटल जायदाद होती है उसमें से क्या होता है कि पहले 8वां हिस्सा जो है वो उसकी विडो के लिए रखते हैं, उसकी बेवा के लिए, ठीक है। जो बाकी बचता है उसका जो है वो उसको इस तरह डिवाइड किया जाता है कि जो बेटे का हिस्सा है वो बेटी से क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि पहले हम देखेंगे, पहले हम इसकी वाइफ का शेयर निकालेंगे इसमें से, ठीक है। 250,000 टोटल अमाउंट कितनी है, क्वेश्चन नंबर 14 में टोटल अमाउंट ₹250,000 उसकी जो है वो अमाउंट वो छोड़ कर गया है, ठीक है। शेयर ऑफ वाइफ, मैंने आपको बताया कि 8वां हिस्सा होता है 1/8 ऑफ ₹250,000। 1/8 मल्टीप्लाई बाय ₹250,000। हम क्या करेंगे, 250,000 को 8 पर डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 3 24, 31250, ठीक है। ये तो शेयर होगा उसकी वाइफ का। अब हमारे पास कितनी मनी बच गई है, रिमेनिंग अमाउंट
रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू, जो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी थी 250,000, उसमें से उसकी वाइफ का शेयर कितना गया ये, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा 218,750, ये है अमाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेशो ऑफ शेयर्स ऑफ सन एंड डॉटर। अब उसकी क्या है, सन कितने हैं उसके, 2 डॉटर्स हैं और 1 सन, 1 उसका सन है और 2 उसकी डॉटर है। तो अब सन को कितना हिस्से मिलेंगे, सन को कितना हिस्सा मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि उसका डबल होता है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा 2:2। अब इसका हमने क्या करना है, सम ऑफ रेशोज, सम ऑफ रेशोज कितना होगा 2 + 2 = 4, ठीक है। उसके बाद अब हमने निकालना है शेयर ऑफ सन, उसके बेटे का शेयर निकालना है, 2 है उसका शेयर, ठीक है। टोटल कितना है 4, किसका हमने निकालना है 2/4, जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बची है ₹218,750, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आपने पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 पर डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई बाई जो हम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास ₹109,375, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास शेयर ऑफ सन, ठीक है। और इसके बाद जो है वो शेयर ऑफ डॉटर्स, डॉटर का कितना है आपके पास, डॉटर आपके पास कितनी है 2 डॉटर्स हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, वो भी इसी तरह होगा 2/4 ऑफ ₹218,750, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 पर डिवाइड करेंगे तो ₹109,375, ये 2 डॉटर्स का आएगा आपके पास शेयर। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, शेयर ईच रिसीव, हर एक ने कितना रिसीव किया, तो शेयर ऑफ 1 डॉटर आपने निकालना है, शेयर ऑफ 1 डॉटर। तो क्या करेंगे आप, ये जो है ₹109,375 को आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो क्या होगी 1 डॉटर की आपके पास अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मिस्टर लतीफ, क्वेश्चन नंबर 15 है, मिस्टर लतीफ लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ ₹750,000, हिज फैमिली हैड टू पे ऑफ अ डेब्ट ऑफ ₹50,000, कि जब मिस्टर लतीफ की डेथ हुई तो उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी छोड़ी ₹750,000 की, लेकिन उसने कुछ कर्ज भी देना था, उसमें से उसकी फैमिली ने 50,000 कर्ज दे दिया, जो बाकी मनी बची है उसके 2 बच्चों और 1 बेटी में तकसीम हो गई। हाउ मच डिड ईच चाइल्ड रिसीव, अब इसमें उन्होंने उसकी बेवा का कोई जिक्र नहीं किया, तो हम उसका ये शेयर नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे टोटल अमाउंट लिख के जो उन्होंने डेब्ट पे किया आपके पास वो कितना आ जाएगा, बाकी डेब्ट कितना आ जाएगा 700,000। जब 50,000 डेब्ट निकाल लेंगे तो रिमेनिंग मनी कितनी बच जाएगी 700,000। तो 700,000 में आपने क्या करना है, इसी तरह आपने शेयर बनाने हैं, उसके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो क्या होगा 2 बेटे हैं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और 1 डॉटर है तो 4 + 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। आपने शेयर ऑफ 2 सन निकालना है तो यहाँ पर 4/5 करेंगे और जो आपके पास अमाउंट होगी वो आप करेंगे, और इससे आपके पास 2 सन्स का निकलेगा, ठीक है। और आपने 1 सन का निकालना होगा तो जो अमाउंट आपके पास आएगी वही आपने उस पर जो है वो उसको 2 पर डिवाइड करना होगा तो आपके पास 1 सन की आ जाएगी। और शेयर ऑफ डॉटर जब आपने लेना होगा तो यहाँ पर आप 1/5 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय जो भी अमाउंट आपकी यहाँ होगी उसके बाद आप इसको करेंगे 100, ठीक है। इसमें आपके ये वाली चीज़ नहीं होगी, ठीक है, ये वाली चीज़ आपकी नहीं होगी, इसकी बजाय क्या होगी, जो उसका डेब्ट उन्होंने पे किया है वो होगा, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी आपने इसी तरह शेयर निकाल लेने हैं उसके बेटों के, और आपने ये करना है कि जो भी आपके पास सन का शेयर होगा उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 16, डिवाइड ₹60,720 प्रॉफिट अमंग 3 पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इन द रेशियो 2:3:7, व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच। अब इसके पास टोटल अमाउंट कितनी है, क्वेश्चन नंबर 16, टोटल अमाउंट कितनी है ₹60,720 है, और इसके बाद जो है वो रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ शेयर्स, 3 जो है वो उसके पार्टनर है, उनमें ये शेयर होने हैं प्रॉफिट 2
या आप टोटल अमाउंट या टोटल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब उनका सम ऑफ रेशियो हमें निकालना है, तो कितना होगा 2 + 3 + 2 7 5 5 + 7 12, सम ऑफ रेशियो ये होगा। ठीक है, अब प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन की रेशियो क्या है 2/12 मल्टीप्लाई बाय रुपीज, आपके पास जो ये है 60,720। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 पर डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो भी इसका आंसर होगा आप यहाँ राइट करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन की क्या रेशियो है, थर्ड, 3/12 मल्टीप्लाई बाय रुपीज, जो भी आपके पास आंसर होगा आपने यहाँ राइट करना होगा। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के बाद आपकी रेशियो कितनी है 7/12 मल्टीप्लाई बाय रुपीज 60,720, और आपके पास जो अमाउंट आगे आपने यहाँ पर राइट करना होगा। ये आपके पास तीनों का प्रॉफिट निकल आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 में भी ये द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर द रेशियो 3, रेशियो 4, रेशियो 6, रेशियो 7, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 उन्होंने आपको बता दिया है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना है। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एंगल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में कोई भी हो सकती है, आपके पास वो स्फीयर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है। ठीक है, उनके अंदर जो एंगल्स है उनका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब उसके बाद उनके बाद जो रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ एंगल्स, चारों एंगल्स की क्या रेशियो है। ठीक है, वो कितनी है 3/4 6 रेशियो 7 है। अब उनके बाद हम सम निकालेंगे, सम ऑफ रेशियो उसी तरह के जिससे आपने पहले निकाला है 3 + 4 + 6 + 7, इनको हम ऐड करेंगे 20 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद अब आप निकालोगे फर्स्ट एंगल कितना है, फर्स्ट एंगल आपके पास 3/20 मल्टीप्लाई बाय 360, जो भी आपके पास आएगा यहाँ पर आपके। उसी तरह आप सेकंड एंगल निकालोगे, सेकंड की आपके पास क्या है 4/20 मल्टीप्लाई बाय 360। इसी तरह आप थर्ड और फोर्थ की भी निकालेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें भी आपके पास ट्रायंगल की बात हो रही है। तो ट्रायंगल जो है कौन सी शेप होती है, ये शेप। ये 3 एंगल होते हैं और इसमें एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल लिखकर 180 डिग्री करेंगे। यहाँ पे आप उनके तीनों एंगल्स राइट करेंगे, उनकी रेशियो, फिर उनका सम लेंगे, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड वन, और जो जिसका वैल्यू ज्यादा होगी वही आपके पास जो होगा इंटीरियर एंगल होगा सबसे बड़ा। ठीक है, लार्जेस्ट एंगल। और इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन भी आपने खुद सॉल्व करने हैं। हमारा यूनिट नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप लोगों की डायरी भी यही है, आपने सॉल्व करनी है एक्सरसाइज नंबर 6। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।